हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 9th का सफ़र हम लोगों ने पूरा किया और कोरोना महामारी की वजह से हमारी क्लासेस अच्छे से चल नहीं पाई या हमारी कोचिंगें भी अच्छे से चल नहीं पाई। जहाँ भी हम कोचिंग या ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ भी हमारा काम ठीक से हो नहीं पाया, जिसकी वजह से क्लास 9th हमारा पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया, या यूँ कहें कि जिस लेवल पे कंप्लीट करना था उस लेवल पे हम चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाए और हम क्लास 10th में पहुंच गए। तो क्लास 9th की रिकवरी हमारी कैसे हो, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है और क्लास 10th को हमें बेहतर बनाना है। हमें ये मान के पढ़ाई करना है कि हमें आगे चल के किसी अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना है या कुछ अच्छा करना है, तो ये मान के हम पढ़ाई करेंगे। हम ये मान के अब क्लास 10th की पढ़ाई नहीं करेंगे कि हमें केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम पास करना है। तो बेटा किसी अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस करने के लिए या किसी अच्छे एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमारे पास जो नॉलेज होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज अच्छी बनेगी कैसे? क्या एक क्वेश्चन को हम 4 बार सॉल्व करें तो हमारी नॉलेज अच्छी बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। किसी क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करने से नॉलेज हमारी अच्छी नहीं बनती है। किसी एक क्वेश्चन की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने से हमारी नॉलेज अच्छी बनती है। तो आज हम अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक जो हम लोग काम करते थे कि अपनी बुक को 2 बार रिपीट करके लगा लें, 3 बार रिपीट करके लगा लें, बेटा अब हमें रिपीट नहीं करना है। अब हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, चीज़ों को हमें कॉमन सेंस से सोचना सीखना है। तो अब अपना पेन और पेपर उठा लो और उसके बाद बैठ जाओ, क्योंकि मैथ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय पेन और पेपर ज़रूर हाथ में होना चाहिए। ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके हाथ में पेन एंड पेपर होने चाहिए। पहले तो चीज़ों को बैठ के ध्यान से सुनो, उसके बाद फिर जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे। बिल्कुल मत डरा करो कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, गलत होने दो। क्वेश्चन एक बार गलत होगा तो उस पर हम चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो उस कॉन्सेप्ट पे आप बिल्कुल फोकस करो, 100% अपना फोकस करो। उसके बाद जब क्वेश्चन की बात आए तो क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके मुझसे पहले एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, उसके बाद फिर मुझसे मैच करो, गलतियाँ कहाँ होंगी ये हमें क्लियर होगा और उसको सुधारने का प्रयास करो। ये होता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका। अगर मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो या मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर सॉल्व कर रहे हो तो आपके पढ़ने से वो बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है जो आप पहले सॉल्व करोगे तो मिलने वाला है। तो आज हम मैथ में अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने जा रहे हैं। मैथ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, मैथ में अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर हम लोगों ने लिया है दैट इज़ रियल नंबर। हमें पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या हैं पहले हम इसको सीखेंगे, इसके बाद फिर हम देखेंगे आगे इसमें करना क्या है हम लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि क्लास 9th में हमने नंबर से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा था और वो चैप्टर हमारा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने 2 बातें पढ़ी थी, एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर। तो बेटा जो हमारा रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, ये हमारा 2 टाइप के नंबर से मिलके बना है। एक हमारा रैशनल नंबर और दूसरा हमारा इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का जो भी मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हमसे बात पूछी गई व्हाट इज रियल नंबर, तो हम कहेंगे द मिक्सचर ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड ए रियल नंबर। मीन्स समेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। हम लोगों ने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में क्लास 9th में आइडिया लिया था। उस आइडिया को थोड़ा सा हम रीन्यू करें तो हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में बात करी थी कि एक नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p belongs an integer, q also belong an integer and q is not equal to 0। रैशनल नंबर हम किसी नंबर को कब बोल पाएंगे? हमने कहा कि जब उस नंबर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, जहाँ पे p हमारा कोई इंटीजर हो, q भी हमारा एक इंटीजर हो, साथ ही q की वैल्यू 0 ना हो।
और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी P एंड Q आर को प्राइम नंबर। तो इतनी कंडीशन जब कोई नंबर फॉलो करेगा तो हम उसको बोलेंगे दैट इज ए रैशनल नंबर। मीन्स P by Q is a rational number when P belongs an integer, Q also belongs an integer, Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime number। इतनी कंडीशन जब कोई नंबर फॉलो करेगा तो हम इसको बोलेंगे रैशनल नंबर। दूसरी बात, ये बात खत्म हुई। दूसरी बात इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम लोगों ने कहा था कि वो नंबर जिनको P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, द नंबर which cannot be represented in the form of P by Q, that is called irrational number, which cannot be represented in the form of P by Q, that is called irrational number। as हम लोगों ने बात करी, कुछ irrational नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे पाई ई की बात बेटा अभी आप लोग नहीं जानते हो, ई हटा दो। ई की बात आगे जाके पढ़ोगे, ये लॉगरिथमिक में पढ़ाया जाता है। ई लॉग की बेस होती है। रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर एज 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, ये हमारे जो होते हैं ये सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हम लोगों ने देखा रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, बट इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अब एक और बात होती थी रैशनल नंबर में, क्लास 9th में हम लोगों ने एक बात और करी थी नंबर सिस्टम में। उस बात को हमने कहा था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। मतलब रियल नंबर कोई फ्रैक्शन है, हमने कहा कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन एज A by B, मतलब A by B हमारा कोई फ्रैक्शन नंबर का कोई फ्रैक्शन है, और इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा। या तो टर्मिनेटिंग बनेगा, टर्मिनेटिंग, या इसको बोल देते हैं नॉन रीअकरिंग। और दूसरा हमारा बनता है नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। इस बात को हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर A by B इस तरह से है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल। तो ज़रा फर्स्ट टाइप वाले को हम अगर चेक करें, तो सपोज दैट हमने लिख दिया 2/5। 2/5 हमारा एक रियल नंबर था। तो 2/5 का जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो ज़रा देखो ये बनने क्या वाला था, हमने 2/5 लिखा। 2/5 यहाँ पे डेसिमल हमने लिखा, ये 20 हो गया। तो 5 4 जा 20, ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या निकल के आया, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो वो कंडीशन, वो डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल के कुछ टर्म्स के बाद जो डिवीज़न की प्रोसेसिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो डिवीज़न की प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब ये नंबर ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। तो ऐसे नंबर को हम बोल देते थे टर्मिनेटिंग या नॉन रीअकरिंग। मतलब यहाँ पे चीज़ें बार बार रिपीट नहीं कर रही हैं, रीअकर नहीं कर रही हैं। सपोज दैट एक नंबर हम लोग और ले लें 15/2, 15/2। तो 15 7 जा 14, 1 बच गया। अब डेसिमल हमने लगाया, यहाँ पे 10 हो गया। तो 2 5 जा 10, ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच गया 0। तो 15/2 इसका हमने जब डेसिमल एक्सपेंशन किया तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या बना 7.5, और ये नंबर पूरी तरह से ख़त्म कर गया, टर्मिनेट कर गया। लेकिन दूसरे टाइप का जब ने डेसिमल एक्सपेंशन किया
नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू बात करी 1/3, तो 1/3 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये हमारा बनेगा 0.3333333 और ये बार बार आता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस टाइप के नंबर को हम बोल देते हैं रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब नंबर पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है और कोई टर्म बार बार रिपीट कर रहा है। ये होता कैसे है, जैसे हमने कहा 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो पहले डेसिमल लिखोगे, ये 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1 हो गया, फिर से 0 हमने बढ़ाया और ये फिर 3 3 जा 9, फिर से हमने 1 लिखा और ये 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9 और ये बार बार आता चला जाएगा, बार बार आता चला जाएगा और ये टर्म कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, इसका कभी द एंड नहीं होगा। तो जब किसी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसका कभी द एंड ना हो तो हम उसको बोल देते हैं रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें दो टाइप के नंबर हो सकते हैं, एक या तो कोई एक सिंगल टर्म बार बार रिपीट करे, और इस बात को हम लोगों ने लिखा भी था, इसको हम लिख सकते थे 0.3 बार। इस बार का मतलब होता है कि ये बार जिस भी नंबर के ऊपर लगा होता है वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये दो टाइप के बार हो सकते हैं, या तो किसी एक सिंगल नंबर के ऊपर हो या तो एक ग्रुप ऑफ नंबर के ऊपर हो। मीन्स सपोज दैट हमने ले लिया 1/7, 1/7 करोगे तो ज़रा इसको भाग करोगे, 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा क्या, पहले डेसिमल आएगा, 7 1 जा 7, 3 बच गया, फिर ये 30 हुआ, 7 4 जा 28, ये बच गया 2, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आ गया 6, फिर 7 8 जा 56, फिर से रिमाइंडर आ गया 4, ये बन गया 40, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बच गया 5, ये हो गया 50, फिर 7 7 जा 49, रिमाइंडर आ गया 1, ये बन गया 10, और फिर से हमारा आ गया 7 1 जा 7, फिर ये बन गया 30, और इस तरह से फिर से देखो ये यहाँ पे 10 हमको मिला था, ये 10 यहाँ पे मिला, और इसी 10 से हमने ये काम स्टार्ट किया था। मतलब आगे जो टर्म बनेंगे ये सारे के सारे यही टर्म रिपीट करेंगे। जब हमारे पास 10 था तो हमने लिखा पॉइंट के बाद 1, अब ये 1 के बाद यही वाले टर्म, 7 के बाद 1, 1 के बाद ये 4 आएगा, 4 2 8 5 7, फिर यहाँ पे आएगा 1 4 2 8 5 7। तो यहाँ पे इस बार हो क्या रहा है बेटा, देखो एक ग्रुप ऑफ नंबर यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा है। मीन्स 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 8 2 4 5 7, ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन में दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देख सकते हैं। एक डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जिनमें कोई एक सिंगल नंबर रीअकर कर रहा है 0.3, और जिसमें एक दूसरा टाइप का हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे 0.142857। तो यहाँ पे जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे 1/7 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7 इक्वल्स 0.142857 बार। मीन्स यहाँ पे ये पूरा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो इतनी बात हम लोगों ने क्लास 9th में सीखी थी। इस बात को एक बार जज कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा तो हम लोगों ने यहाँ पे दो टाइप के नंबर देखे। हमने कहा अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम बात करेंगे अगर कोई फ्रैक्शन है वो हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल प्रोड्यूस कर रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन हमको दे रहा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोल देंगे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की हमने दो बातें करी। अगर देखो आप लोग तो रैशनल नंबर की पहली बात हम लोगों ने करी थी कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख पाएँ, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p belongs an integer, q also belong an integer, q is not equal to 0 and p and q are co-prime number, that is called rational number.
एंड वन अदर डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन which decimal expansion is terminating non-reoccurring or non-terminating reoccurring also called a rational number। तो हम लोगों ने रैशनल नंबर की दो डेफिनेशन सीखी, कोई फ्रैक्शन है, कोई रियल नंबर है। अगर हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं और वो हमको एक टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग या एक नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमको दे रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक, जरा भाई ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की सेकंड डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, तो क्या इर्रेशनल नंबर की भी सेकंड डेफिनेशन होती है? बिल्कुल होती है। जरा इर्रेशनल नंबर की सेकंड डेफिनेशन देखो बेटा। अब जरा इर्रेशनल नंबर की बात करें, कोई इर्रेशनल नंबर कब मिलेगा हमको, तो हम कहेंगे ए नंबर, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने बात करी, तो वहाँ पे हम लोगों ने चेक करा कि जब किसी फ्रैक्शन या किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन एक नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, तो हम उसको बोल देंगे रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी फ्रैक्शन का या अगर किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, अगर किसी रैशनल नंबर का अगर किसी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, हम कहें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, तो इसको हम बोल देंगे इर्रेशनल नंबर। मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रीअकर कर रहा है। जैसे हमने कहा पाई, तो पाई का बेटा जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो 1.732 और ये बात आते चली जाती है। पाई का जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो 1.732 ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं करता है, मतलब एक फिक्स टर्म के बाद वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगी। एक बात थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, हमने कहा इर्रेशनल नंबर जो होते हैं इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग होता है। मीन्स जब इनका डेसिमल एक्सपेंशन हम बनाते हैं तो यहाँ पे ना तो टर्म टर्मिनेट करेगा, ना तो टर्म हमारा ख़त्म हो रहा है, द एंड हो रहा है, और ना ही वो एक फिक्स टर्म के बाद रीअकर कर रहा है। तो एक बात आती है कि सर 0 to 9 ही तो नंबर होते हैं हमारे पास, नंबर तो हमारे पास 0 to 9 ही होते, 10 ही डिजिट होती है। तो अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो 10 प्लेस के बाद तो नंबर रिपीट करेगा। ये तो सही बात है कि जैसे हमने किसी नंबर को भाग करना शुरू किया तो वो 10 टर्म के बाद तो हमारे पास डिजिट खत्म हो जाएंगी, मतलब वो जो नई डिजिट आएगी 11th वाली वो 0 to 9 ही वही होगी। बेटा बिल्कुल सही है कि जो नंबर आएगा 10 प्लेस के बाद जो डिजिट आएगी वो 0 to 9 ही होगी, बट उस डिजिट में हम इसलिए नहीं कह पाते नॉन रीअकरिंग क्योंकि उनकी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती कि इतने नंबर के बाद ये रिपीट करेगा। जैसे मान लो हम एक नंबर लिखें, हमने कहा 0.235020725700135। अब यहाँ पे आप चेक करो तो क्या कोई रीअकर करने का कोई मेथड इसका शो कर रहा है। यहाँ पे देखो 235 0 आ गया, 72 0 0 आ गया, 257 0 आ गया, फिर 135। तो यहाँ पे किसी फिक्स टर्म के बाद ये चीज़ें रीअकर नहीं कर रही हैं, तो ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रीअकरिंग हो, मतलब रीअकर तो कर रहा है बट रीअकर करने का कोई इसका प्रोसीजर नहीं है, कोई इसका फिक्स वे नहीं है कि इस फिक्स टर्म के बाद ये नंबर रिपीट करेगा, इसीलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर। ये तो हमारा क्लास 9th का लेक्चर था। क्लास 9th को हमने एक बार रिव्यू किया। प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग
रियल नंबर पे बात करने वाले हैं, तो पहले हम क्लास को पढ़ने के पहले हम मैथ्स में एक मजाक शुरू करते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक हमें आगे पढ़ना है उसी टॉपिक से रिलेटेड एक कॉमन सेंस जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस कॉमन सेंस में क्या बातें हमको सीखनी है, ज़रा आओ हम एक बात करते हैं। हमने कहा हमारे पास कुछ नंबर हैं, नंबर मैं टेबल लिख रहा हूँ यहाँ पे। बेटा ये जो हमारे पास लिखे गए हैं ये कुछ नंबर्स हैं, और देखो ये 1 to 30 हमने लिखा है, और ये नंबर कहीं तक भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक की सीरीज़ हम मान लेते हैं। ये हमारे पास जो नंबर है ये इनफाइनाइट तक की सीरीज़ है। हमसे एक बात बताई गई कि इस जो टेबल में 2 का मल्टीपल निकालो। तो जब हमने 2 का मल्टीपल करना चेक किया तो हमने कहा भाई 2 का पहला मल्टीपल दैट इज़ 1, 2 का दूसरा मल्टीपल 4, 2 का तीसरा मल्टीपल 6। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 का चौथा मल्टीपल 8। तो हमने देखा इस नंबर सिस्टम में जो जितने नंबर्स दिए गए थे इनमें एक को छोड़ के दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है। मतलब 2 के बाद एक नंबर छोड़ के तो उसका अगला नंबर 2 का मल्टीपल है, उसके बाद एक नंबर छोड़ के उसका अगला नंबर 2 का मल्टीपल है, उसके बाद अगला नंबर छोड़ के उसका अगला नंबर मल्टीपल है। तो अगर हम इन सारे नंबर्स की बात करें, तो ये सारे नंबर हमने देखा भाई या तो ये 2 के मल्टीपल है, जैसे हमने ले लिया 22 हमारा 2 का मल्टीपल है, ये 23 2 का मल्टीपल नहीं है, एक नंबर छोड़ के 24 फिर से हमारा 2 का मल्टीपल है। तो हमने अगर इन सारे नंबर्स की बात करी तो हमने कहा कि ये सारे के सारे नंबर या तो 2 के मल्टीपल हैं, 2 into समथिंग है, या तो 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। और ये बात हम लोग कर भी चुके हैं, ये इवन और ऑड नंबर, इवन और ऑड, इसकी बात हम लोग कर भी चुके हैं पहले। तो हमने कहा कि जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे पास ये इंटीजर लिखे गए हैं इनफाइनाइट तक हैं, ये या तो 2 का मल्टीपल है या तो 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। मतलब इसमें सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। तो दुनिया के सारे जो इंटीजर हैं वो या तो 2 के मल्टीपल हैं या तो 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। इसी तरह हम 3 पे बात कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई इसमें देखो, इसमें ये नंबर पहला नंबर है जो 3 का मल्टीपल है, ये नंबर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, ये नंबर 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, और ये नंबर फिर से 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। मीन्स कोई नंबर 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, ये इटसेल्फ में 3 का मल्टीपल हो जाएगा। अगला नंबर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, अगला नंबर 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, और फिर अगला नंबर 3 का मल्टीपल बन जाएगा। मतलब जब हमने 3 के केस में चेक किया तो इस नंबर सिस्टम में सारे के सारे नंबर या तो 3 के मल्टीपल थे, या तो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा थे, या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा थे, या तो 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा थे, 3 ज़्यादा थे। और हमने कहा अगर कोई नंबर 3 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है तो वो खुद में 3 का मल्टीपल बन जाएगा। ये हमारा फिर से 3 का मल्टीपल बन गया। इसी तरह से हम 4 पे भी बात कर सकते हैं। 4 पे अगर बात करें तो देखो ये पहला नंबर है 4 जो 4 का मल्टीपल है, ये दूसरा नंबर 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, तीसरा नंबर 4 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, तीसरा नंबर 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, और चौथा नंबर फिर से 4 का मल्टीपल बन गया। इस तरह से अगर आगे बढ़ते जाओगे तो देखोगे दुनिया के सारे इंटीजर को हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दुनिया के सारे नंबर्स को हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो या तो 4 का मल्टीपल होगा, या तो कोई नंबर 4 का मल्टीपल होगा, 4q के फॉर्म का होगा, या तो 4q + 1 के फॉर्म का होगा, या तो 4q + 2 के फॉर्म का होगा, या तो 4q + 3 के फॉर्म का होगा, या तो 4q + 4 के फॉर्म का होगा। इस फॉर्म से हम दुनिया के सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम किसी भी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं। हम मान लो 6 का मल्टीपल ले लेते हैं, 6 का मल्टीपल,
तो 6 का जो पहला मल्टीपल हमको मिलेगा दैट इज 6। सेकेंड नंबर 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, दूसरा नंबर हमारा 6 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, तीसरा नंबर 6 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, चौथा नंबर 6 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा, 6 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा, और ये 6 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा। मीन्स ये अपने आप में 6 का मल्टीपल बन जाएगा। फिर 6 के मल्टीपल से फिर से 1 ज़्यादा, फिर 6 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, और इस तरह से हम सारे के सारे नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 शो कर सकते हैं कि कोई भी नंबर या तो 6 का मल्टीपल होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा होगा। तो इसको ऐसे ना लिख के हम कह देते हैं ये नंबर फिर से 6 का ही मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ 6 कॉमन ले लोगे तो हमारा q+1 बच जाएगा। तो हम जितने भी इंटीजर हैं इनको किसी भी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर के मल्टीपल में हम कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि किसी नंबर को 1 to इन्फाइनाइट नंबर लिखा है, अब इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने 4 के मल्टीपल के फॉर्म में देखा। अगर हम लोग 5 के मल्टीपल के फॉर्म में देखें, हमने कहा कोई नंबर 5 का मल्टीपल होगा, तो देखो यहाँ पे जो भी हमारी ये नंबर सीरीज़ है इसमें जो पहला मल्टीपल होगा 5 का वो 5 होगा, 5। सेकंड मल्टीपल हमारा 10 होगा, थर्ड मल्टीपल 15 होगा, सेकंड और फोर्थ मल्टीपल 20 होगा। इसके बाद ज़रा देखो, हमने कहा 5 का जो फर्स्ट मल्टीपल है दैट इज़ 5। इसके नेक्स्ट वाला नंबर 6, ये 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। अगला नंबर 7 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। अगला नंबर 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है। अगला नंबर 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। उसके बाद अगला नंबर 5 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा है। तो हम किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं 5 का मल्टीपल, मतलब इस नंबर सीरीज का कोई नंबर या तो 5 का मल्टीपल होगा, या तो 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या तो 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, या तो 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा, या तो 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा होगा, या तो 5 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा होगा। और जो नंबर 5 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा होगा, 5 ज़्यादा होगा, वो नंबर खुद 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ये नंबर 5 का मल्टीपल हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि नंबर सीरीज में कोई भी नंबर हम किसी एक दूसरे छोटे नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने 6 के मल्टीपल लिए, तो 6 के मल्टीपल के फॉर्म में अगर हम बात करें तो पहला नंबर जो 6 का मल्टीपल है दैट इज़ 6, सेकेंड जो 6 का मल्टीपल है दैट इज़ 12, थर्ड 6 का मल्टीपल दैट इज़ 18, एंड फोर्थ जो 6 का मल्टीपल है दैट इज़ 24, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 6 के मल्टीपल की बात हो रही है। तो 6 के मल्टीपल नंबर जब हम लोगों ने निकालने शुरू किए तो हमने कहा भाई देखो, इस नंबर सीरीज़ में जो भी नंबर है वो इन द मल्टीपल ऑफ 6 रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर या तो 6 का मल्टीपल होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा, या तो 6 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा, 6 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा होगा, 6 के मल्टीपल से 5 ज़्यादा होगा, या 6 का फिर से मल्टीपल हो जाएगा, 6 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा होगा। और जो नंबर 6 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा होगा वो खुद में 6 का मल्टीपल हो जाएगा। 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे q+1 बच गया। तो इस तरह से हमने देखा कि नंबर सीरीज का कोई भी नंबर हम किसी दूसरे छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। बेटा ये बात हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये बात हम थोड़ा सा अपने चैप्टर की कॉमन सेंस को जनरेट करने के लिए पढ़ रहे हैं। इस पे बेस्ड हमें आगे कुछ काम करना है। अब ये बात हम लोगों ने अगर सीख ली तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं इसका हमें यूज क्या मिलने वाला है। एक बहुत ही भयंकर सा नाम हमारे सामने आता है आगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये नाम देख के थोड़ा सा हमको डर लगता है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है।
ये कोई नई बात हमको नहीं बता रहे हैं, कोई पुरानी ही बात ये लेमा यूक्लिड साहब ने हमको अपने टर्म में बताया है, किसी पुरानी ही बात को उन्होंने एक जनरल वे में हमको बताया है। उन्होंने एक लेमा का मतलब बेटा थ्योरम, लेमा कुछ और नहीं, लेमा देख के डरो नहीं, लेमा का मतलब है यहाँ पे थ्योरम टाइप की कोई चीज़ है। तो ये जनरली कह सकते हो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है ये एक थ्योरम है। मतलब जो हम लोग, अब जान लो ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या, जो अभी पिछले क्लासों में हम लोग क्लास 2nd और 3rd में पढ़ते आए थे डिवीज़न थ्योरम, उसी को एक जनरलाइज वे में यूक्लिड साहब ने हमको बताया और इसीलिए इनका नाम पड़ गया इस थ्योरम का यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एक स्टेटमेंट है, ज़रा हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो हमने कहा हमारे पास, पहले इस बात को समझ लो, हमने कहा हमारे पास कोई दो नंबर है, दो इंटीजर हैं और दोनों हमारे कैसे इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर। हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही बात कर रहे हैं, खास करके इस चैप्टर में अपने हाई स्कूल के सिलेबस में। तो हमने कहा हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर वेयर a इज़ ग्रेटर देन b, a इज़ ग्रेटर देन b। अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b इस तरह से हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब a बड़ा है b छोटा है, तो ये एल्गोरिदम या ये लेमा हमसे कहता क्या है। तो हमने कहा यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या, एक स्टेटमेंट है, जरा मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिएगा इसको। कह रहा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर से एंड a एंड b देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर से q एंड r सच दैट a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर वेयर r इज लेस देन b ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया। इसका मतलब क्या निकल के आया, कुछ भी नहीं समझ में आया हमको। चलो इसको समझने का एक बार प्रयास करते हैं हम लोग। तो हमने कहा ये जो बात लिखी है ये कोई बड़ी बात नहीं लिखी है, ज़रा ये बहुत पुरानी बात लिखी गई है एक स्टेटमेंट के थ्रू जो हमें समझ में नहीं आ रही है। चलो हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस से इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे कहा गया कि हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b सच दैट a कोई बड़ा इंटीजर होगा, b कोई छोटा इंटीजर होगा। तो किसी भी बड़े इंटीजर को इन द फॉर्म ऑफ, इन द मल्टीपल ऑफ छोटे इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है दैट इज़ 5। हमने कहा एक हमारे पास नंबर था 5 को हम 2 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो 5 को हम लिख देते 2 इंटू 2, हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच जाता दैट इज़ 1। तो यही बात यूक्लिड साहब ने हमसे कही कि किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात उन्होंने स्टेटमेंट में हमको बताई है कि a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो हमारा छोटा नंबर है दैट इज़ b और अगर कोई रिमाइंडर हमारा बच रहा है तो दैट इज़ r। तो यहाँ पे यही बात इन्होंने यूक्लिड साहब ने हमको बताई कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा जो ये बिगर नंबर है, ये बिग नंबर है, हमने कहा ये बड़ा नंबर है बिगर देन b, ये स्मॉलर है। बेटा एक बार इसको समझ लो, इसके बाद समस्या नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा वाला नंबर होगा हम उसको b लेट कर लेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसको a लेट कर लेंगे। तो हम करेंगे क्या, उस नंबर b से a को डिवाइड करेंगे, तो जितनी बार चला गया वो हमारा कोशेंट q कहलाएगा। कोशेंट को हम q बोलेंगे शॉर्टकट में, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा दैट इज़ कॉल्ड r। तो इस जो r की वैल्यू होगी ना, जो r की वैल्यू होगी, r ऑलवेज लेस देन b, r की वैल्यू हमेशा b से लेस होगी, लेकिन या तो 0 हो सकती है या तो 0 से बड़ी हो सकती है। मीन्स r की वैल्यू कभी भी b के बराबर नहीं होगी। तो ये बात तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और यही बात तो हम लोगों ने पीछे सीखी कि कोई नंबर किसी छोटे नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर सिस्टम में हमने कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि हमने लिया 15, हमने कहा क्या 15 4 के मल्टीपल के फॉर्म में शो किया जा सकता है। तो हमने कहा a इक्वल्स 15 और 4 के मल्टीपल में लेना है तो b इक्वल्स 4, जो छोटा नंबर दैट इज़ b। अब 15 को हम एक 4 के मल्टीपल के फॉर्म में व्यक्त करना चाह रहे हैं, 4 के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा 4 का मल्टीपल अगर 15 होगा तो 4 इंटू 3 12 हो गया,
4 × 3 12 हो गया, बच क्या गया, दैट इज़ रिमाइंडर। तो ये हमारा 3 बच गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा a बराबर 15, b की वैल्यू हमारी आ गई 4, q की वैल्यू जो निकल के आई जब हमने 15 को 4 से डिवाइड किया तो जितनी बार गया दैट इज़ q, जो हमारा क्वोशेंट हमको मिला दैट इज़ q, और q की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे हमको q एक टर्म मिल गया, जो रिमाइंडर बचा दैट इज़ r। यही बात हमको यूक्लिड साहब ने बताई, और ये बात तो अभी हमने अपने कॉमन सेंस से पीछे ऑब्जर्व करी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यही बात हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा बताती है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा ने यही बात हमको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कराई, मतलब एक स्टेटमेंट में उन्होंने इन बातों को हमको बताया। बेटा एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ये लिखा है करा सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। तो यहाँ पे हमको ये शो करना है कि जो हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा वो 2q के फॉर्म का होगा, एंड जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो हमारा 2q+1 के फॉर्म का होगा। तो ये बात तो हम पहले से भी जानते हैं कि कोई नंबर जो 2 का मल्टीपल होगा, ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर, एंड नंबर विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 2 इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। तो लेट करते हैं, लेट a is and a पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर a को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया, एंड b इक्वल्स हमने कहा था जो स्मॉलर नंबर होगा दैट इज़ b, तो यहाँ पे b इक्वल्स 2। तो यहाँ पे एक बात समझना बेटा कि हम a को a इक्वल्स 2 × q लिख सकते हैं। देखो a इक्वल्स 2 × q प्लस r लिख सकते हैं, जहाँ r जो हमारा होगा रिमाइंडर, a इक्वल्स 2q प्लस r लिख सकते हैं, जहाँ r की वैल्यू जो हमारी क्या होगी, रिमाइंडर जो हमारा होगा वो क्या हो सकता है, वो लेस देन b, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू b हो सकती है, सॉरी b नहीं हो सकती, b से छोटी होगी, r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेकिन b से छोटी। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू हमें जूम करें तो r इक्वल्स हमारा क्या क्या हो सकता है, b की वैल्यू हमारी 2 है, b की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने 2 रखी है, तो जो r की वैल्यू होगी r हमेशा 2 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी। तो यहाँ से r की हमारी 2 वैल्यूज निकल के आएगी, r की वैल्यू हमारी आएगी r इक्वल्स 0 या r इक्वल्स 1, क्योंकि r की यही 2 वैल्यू पॉसिबल है। तो ज़रा हम देखते हैं अलग अलग वैल्यू पे a का मान क्या होगा। तो हमने कहा इफ़ r इक्वल्स 0, यदि r की वैल्यू 0 निकल के आई तो a हमारा क्या निकल के आएगा, ज़रा देखते हैं। a इक्वल्स क्या हो जाएगा, 2q प्लस का 0, दैट मीन्स a इक्वल्स 2q। तो व्हेन r इज 0 a इक्वल्स 2q मीन्स a इज ए मल्टीपल ऑफ 2q, 2q इज ए मल्टीपल ऑफ 2, hence it is a even number. a equals 2q is a even number, but when r equals, if r equals 1, when we take r equals 1 then a equals 2q plus का 1। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 2q plus 1 ये हमारा एक ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि कोई भी नंबर, हम लोगों ने बात करी कि a हमारा जब 2 का मल्टीपल होगा तो ये हमारा इवन नंबर देगा, और a हमारा जब 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, इवन नंबर प्लस 1 दैट मीन्स ऑड नंबर। तो यहाँ से हमें 2 लाइन लिखनी थी, और ये बात हमारी प्रूव हो रही है कि कोई भी नंबर इस तरह से दिया हो कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 एंड एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो इस बात को हमने शो किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q + 1 और 3q + 2। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q, 3q + 1 और 3q + 2 फॉर द सम इंटीजर q। कोई नंबर है वो
या तो 3 का मल्टीपल होगा, या तो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा होगा। फॉर द सम इंटीजर ऑफ क्यू, मतलब कोई भी इंटीजर क्यू के लिए। तो यहाँ पे जो पीछे बात अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व करी वही बातें यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। हमने कहा लेट ए बी ए पॉजिटिव, लेट ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन 0। ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी की वैल्यू बी इक्वल्स 3। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या दिया है 3। तो अब हमें ये शो करना है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 3q के फॉर्म का होगा, या तो 3q+1 के फॉर्म का होगा, या 3q+2 के फॉर्म का होगा। तो ज़रा हम इसको एक्सप्रेस करें तो हमने कहा ए इक्वल्स, अब हम अपने उस फार्मूले में इसको करें ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर से हम इसको लिख पाएंगे, जो ए हमारा है ये हमारा हो जाएगा 3q प्लस का आर। अब यहाँ पे बात चेक करो ज़रा, b की वैल्यू b इक्वल्स 3, तो जो r हमारा होगा r लेस देन b, r इक्वल टू 0। तो जो r की वैल्यू होगी वो या तो b से छोटी होगी या तो 0 या 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ से r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं हम उसको ज़रा देखें। तो हमने कहा r इक्वल्स मे बी 0, 1 और 2। यहाँ पे r की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0, 1 या 2। तो हम ज़रा एक एक वैल्यू लेते हैं और इंटीजर का फॉर्म देखते हैं। तो हमने कहा इफ़ r इक्वल्स 0, इफ़ r इक्वल्स 0, यदि r की वैल्यू 0 निकल के आई तो हमारा इंटीजर a इक्वल्स व्हाट, a विल बी a इक्वल्स 3q प्लस का 0 मीन्स a इक्वल्स 3q। व्हेन r इक्वल्स 0 मीन्स a इक्वल्स 3q। इफ़ r इक्वल्स, नेक्स्ट केस r की वैल्यू 1, इफ़ r इक्वल्स 1 देन a इक्वल्स 3q प्लस का 1। और इफ़ r इक्वल्स 2, a इक्वल्स 3q प्लस का 2। तो यहाँ से हम लोगों ने तीनों बातें शो कर ली कि यदि r की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू 3q प्लस 1 होगी, r की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू 3q प्लस 2 होगी। दीज आर ऑल इंटीजर। यहाँ पे हम लोग ये लिख पाएंगे कि ऑल इंटीजर, ये सारे इंटीजर के लिए ट्रू है। कोई भी इंटीजर या तो 3q के फॉर्म का होगा, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म का होगा। यही बात तो हमने कॉमन सेंस से ऑब्जर्व करी पीछे। तो बेटा आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ें सीखेंगे और इस बात को थोड़ा सा केयरफुल्ली पढ़ लो, क्योंकि आगे फिर जितना सरल ये है आगे इससे भी ज़्यादा सिंपल होने वाली हैं चीज़ें। बस क्या करना है, हमको थोड़ा सा अपने आप से केयरफुल्ली करने की कोशिश करना है। मतलब जब भी आप क्लास लेने बैठो तो पेपर और पेन लेके बैठो। अब हम यहाँ पे चीज़ों को रटने के बजाय हम चीज़ों को अपने कॉमन सेंस से ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं। तो एक बार हमारे पकड़ बन जाए मैथमेटिक्स पे तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। और जैसा कि दिख भी रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक भयंकर सा नाम, जिसको नाम सुन के डर लग गया यार ये तो कोई बड़ी भारी भरकम चीज़ होगी, ये हमसे हैंडल नहीं होगी। बट देखा तो यार ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, बट एक बार हमें पकड़ बनानी है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इन बातों पे पहले भी हम काम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भी इसी से रिलेटेड चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और यूक्लिड डिवीजन लेमा की कुछ और बातें हम सीखेंगे। वहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम संख्याओं का HCF निकालते हैं, जिसके लिए मेनली यूक्लिड डिवीजन लेमा बनाया गया है, हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें नंबर्स का HCF निकालना ही इस चैप्टर का मेन मोटो था, जिसकी स्टार्टिंग आज हम लोगों ने करी और इसका बेसिक हम लोगों ने सीख लिया। कल हम देखेंगे कैसे इस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग HCF निकालते हैं बड़े बड़े नंबर्स का। तो खैर आज की क्लास यहीं तक, तब तक